शुभ संध्या सभी दर्शकों को। मैं संगीता चौहान हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हमसे जुड़ने वाले लोग, हमारे दर्शक, हमारे श्रोता जानते हैं कि पिछले हफ्ते ही हम लोगों ने एक पायदान को छुआ था। 200 एपिसोड हमारे पूरे हुए थे और उसका एक ऑनलाइन बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हम लोगों ने किया था। उसी श्रृंखला में आज 201 एपिसोड में मैं आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। आज का जो विषय है वो बहुत ही ज्वलंत विषय है। ज्वलंत इस तरह कहेंगे क्योंकि ये यहाँ के जो नागरिक हैं, हमारे भारत के जो नागरिक हैं, उन सभी के स्वास्थ्य को लेकर है। और आज का जो विषय है उसका नाम हमने दिया है, सांस लेना हुआ मुहाल, बच्चे कैसे बने नौनिहाल। तो ये केंद्रित है हमारे उन छोटे बच्चों के लिए जो कि अभी एक ग्रोइंग एज में है, अभी बढ़ती उम्र में है, जिनके वाइटल ऑर्गन्स भी अभी ग्रोइंग एज में है। तो उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारी इस परिचर्चा में हमारे साथ में जुड़े हैं रीवा मध्य प्रदेश से बहुत ही सुप्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर सुनील के त्रिपाठी जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। जी धन्यवाद। जी। और हमारे साथ में डॉक्टर साहब एमबीबीएस डॉक्टर हैं और कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आप कार्यरत हैं फिलहाल। एमबीबीएस है, एमडी है, डीएम है और कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो आपको आज यहाँ हमने बुलाया है। हमारा सौभाग्य, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आपसे बातचीत करके, चर्चा करके हमें हो सकता है हमारे बच्चों को, हमारे अभिभावकों को बहुत फायदा मिले और यही हमारा उद्देश्य भी रहता है। हमारे साथ में एक छोटी बच्ची जुड़ी है जिनका नाम है श्रुति शौकीन। श्रुति कक्षा 5 की छात्रा है, बहुत प्यारी बच्ची है और ये सैम इंटरनेशनल स्कूल द्वारिका से हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्यारी बच्ची। साथ ही में हमारे साथ एक शिक्षाविद माननीय आदरणीय तरुणा पुंडीर जी जुड़ी हैं, जो कि शायद ग्रेटर कैलाश में कहीं पर अध्यापिका हैं, बहुत प्रबुद्ध हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। तो सबसे पहले, क्योंकि ये विषय बच्चों से जुड़ा हुआ है, तो हम आज के विषय की जो शुरुआत करेंगे अपनी प्यारी बिटिया के साथ में करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी भूमिका मैं बता देती हूँ कि ये जो वायु दिल्ली में जो प्रदूषण है, आज हम कहें अगर कि दिल्ली का प्रदूषण बिल्कुल सातवें आसमान पर है, या अगर हम कहें विश्व में सबसे ऊपर अगर प्रदूषण के मामले में कहा जाए तो दिल्ली ही हमारी आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर हम विदेशों की बात करें तो 50 AQI होते ही घोषित कर दिया जाता है कि आपको मास्क लगाना है, नहीं तो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन यहाँ आपको पता ही है 300 से ऊपर, 400 से ऊपर बढ़ती ही चली जा रही है। और इसके मुख्य कारण जो है वो है पराली जो जलती है हमारे हरियाणा में, किसानों के द्वारा जलाई जाती है। दूसरा कारण है जो हमारा परिवहन है, जो भी हमारे वाहन इधर उधर चलते हैं। और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, औद्योगिक उत्सर्जन भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जीवाश्म ईंधन जलाना भी इसका बहुत बड़ा कारण है। और इसके जो घटक होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलत बोलूं कुछ तो। इसमें हमारे SPM होते हैं, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, जो कि हवा में इस तरह घुले रहते हैं कि दृश्य भी कम हो जाती है, दिखाई देने में भी थोड़ा धुंधलापन दिखता है, ना तो वो फॉग होता है ना कुछ और, बट वो हवा में घूमते हुए छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिन्हें हम SPM बोलते हैं। दूसरा इसका घटक है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक हमारा घटक है ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में जब हवा में घुल जाते हैं तो वह हवा सांस लेने में के लिए शुद्ध नहीं मानी जाती है। तो सबसे पहले मैं अपनी प्यारी बच्ची से पूछना चाहूंगी, श्रुति बेटा, आप दिल्ली में रहते हो, आपको क्या परेशानियां इस समय देखनी पड़ रही हैं? क्या दिक्कत आपको शिक्षण में या विद्यालय जाने में और चीजों में हो रही है? आप बेटा बताएं। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। अब जैसे कि अब हम लोग पहले पार्क में जाते थे खेलने के लिए,
अब हम लोगों का वहाँ जाना बंद हो गया है। हम जाते हैं बट वहाँ पे जैसे कि पहले हम खेलते थे ज़्यादा देर तक, अब हम लोग 2-4 मिनट में ही थक जाते हैं। हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा थक जाती है। स्कूल जाने में सुबह-सुबह बहुत पॉल्यूशन होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, साँस लेने में प्रॉब्लम, तो मास्क लगा के जाना पड़ता है। और क्लासेस में विंडो बंद होती है, सफोकेशन होता है ड्यू टू द पॉल्यूशन। विंडोज बंद कर दिए जाती है ताकि पॉल्यूशन क्लास के अंदर ना आए। बहुत ज्यादा घुटन सी हो जाती है। ये सब प्रॉब्लम हमें स्कूल जाते समय घर पर भी होती है। और कहते हैं कि मतलब ऑनलाइन क्लासेस भी दी हैं, बट ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादातर अब प्रेजेंट एब्सेंट नहीं लग पाती है, तो एजुकेशन भी प्रॉपर नहीं हो पा रही है, क्योंकि कभी कभार नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हो जाता है। पॉल्यूशन के वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ पाती हैं। अब जैसे स्कूल जाने में भी प्रॉब्लम हो जाता है, नई सांस में प्रॉब्लम, विंडोज बंद होती है, खेल नहीं पाते हैं। ये सब प्रॉब्लम पॉल्यूशन की वजह से होती है। जी श्रुति, बहुत सही बताया बेटा आपने। जो आप फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम आपने बताई। तो अब मैं थोड़ा सा रुक करूंगी अपने डॉक्टर S K त्रिपाठी जी की तरफ, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और बहुत जी आग्रह करने पर आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए हृदय तल से आभार। सो डॉक्टर साहब, इस बच्ची ने जो भी समस्याएं बताई, आप कृपया थोड़ा सा प्रकाश उन पर डालिए कि क्या कारण इसके पीछे हो सकते हैं, और इन चीजों से बचने के भी क्या उपाय। पहले हम कारणों को जानें कि क्या कारण है, और फिर हम उनके निदान पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत जी देखो बेटा, पोल्यूशन तो है, उसका हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। पोल्यूशन के कारणों के बारे में संगीता जी ने बताया। जो मेन कारण है, दिल्ली के आसपास जो पराली जलाई जाती है। पराली मतलब जो है फार्म्स के जो रेसिड्यू होते हैं, यानी जैसे खेती की जाती है और उसमें जो बचे हुए प्लांट के पोर्शन होते हैं उनको जलाया जाता है अगली खेती के लिए। तो उनको जलाने से जो पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं वो बेसिकली पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। इसी तरह से वो इंडस्ट्रीज के जो पोल्यूशन है, वेहिकुलर पोल्यूशन है, जो व्हीकल्स चलते हैं तो उसके पोल्यूशन है। तो ये सारे पोल्यूशन जो है ना, वो लंग्स में बेसिकली कुछ खास साइज के पार्टिकल ही लंग के एल्वियोलाई में पहुंच पाते हैं। जनरली पार्टिकुलेट मैटर जो 2.5 माइक्रोमीटर यानी बहुत छोटा साइज होता है, उस साइज से अगर छोटा होता है तो वो जो लंग्स हैं उनके डीपेस्ट जो रीजन होते हैं, जिनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, वहां तक जाते हैं और वहां पे एबनॉर्मल रिएक्शंस करते हैं, जिन्हें हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और इन्फ्लेमेशन के कारण उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लंग्स में निमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिनको एस्थमा है यानी एलर्जी की शिकायत है, उसमें एस्थमा के एपिसोड्स बढ़ जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि नवंबर दिसंबर के टाइम में जो एस्थमा के एपिसोड हैं वो 30 to 40% ज़्यादा हो जाते हैं। स्पेशली बच्चों में ये समस्या इसलिए होती है क्योंकि जो बच्चों के जो लंग्स हैं वो उतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं। जो एडल्ट्स के लंग हैं उनसे साइज में 30 to 40% कम साइज के होते हैं। साइज में तो कम होते हैं, लेकिन जो एयर ब्रीथ करते हैं बच्चों के लंग, वो एडल्ट से 50% ज़्यादा ब्रीथ करते हैं। तो यानी लंग का साइज है कम लेकिन ब्रीदिंग है ज़्यादा, तो उससे लंग्स में जो है इफेक्ट ज़्यादा पड़ते हैं। और इम्यूनिटी भी बच्चों में डेवलपिंग स्टेज में होती है, तो उस वजह से जो हमारे जो लंग्स में वायरस बैक्टीरिया या जो एंटीजन पहुंचते हैं तो उनसे लड़ने की ताकत थोड़ी कम होती है। इसलिए बच्चों में एस्थमा के एपिसोड और निमोनिया के एपिसोड बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये सारे तो थ्योरेटिकल चीज़ें हो गई कि बेसिकली होता क्या है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, यानी अगर पोल्यूशन आपके शरीर के अंदर अफेक्ट डाल रहा है तो उसके रिएक्शंस क्या हो सकते हैं, यानी आप कैसे पहचान पाएं कि ये खतरनाक आपके लिए हो सकता है। तो कभी भी जैसे आप घर से बाहर निकल रहे हैं और आपके स्किन में एबनॉर्मल रैशेस होने लगे हैं, आपको एलर्जी के सिम्टम्स जैसे नेजल स्टफीनेस, या आपको राइनोरिया हो रहा है यानी नाक से पानी आ रहा है, बार बार खांसी आ रही है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है, या आपको बाहर घूमने गए, घर में आके आपको फीवर हो गया, कफिंग स्टार्ट हो गई है, तो ये सब एबनॉर्मल बेसिकली निमोनिया के साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर सडन आपको ब्रेथलेसनेस होने लगी है बाहर निकल के ही, तो वो एस्थमा का एपिसोड हो सकता है।
तो इसको नज़रअंदाज ना करें। अस्थमा और निमोनिया आपके लिए बहुत घातक हो सकता है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यूनिसेफ का डेटा देखा जाए या इंडियन डेटा देखा जाए तो साल भर में 6 लाख बच्चे जो है वो सकम कर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है एयर पोल्यूशन की वजह से। उसका रीजन कहीं ना कहीं यही है, अवेयरनेस की कमी। तो कई बार क्या है कि हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं अपने बच्चों के सिम्टम्स को। हम ये सोच लेते हैं कि सिंपल एलर्जी होगी या वायरल होगा या फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे, ठीक हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। स्पेशली जो पॉल्यूटेड सिटीज हैं जैसे दिल्ली, हरियाणा, यूपी, आसपास के इलाके, वहाँ पे पेरेंट्स को बहुत केयरफुल रहना है, अपने बच्चों के सिम्टम्स पे स्पेशल ध्यान रखना है, स्पेशली फीवर, कफ। अगर वो जल्दी थक जा रहे हैं, थोड़ा सा भी खेल नहीं पा रहे हैं, तो उनको डॉक्टर के पास ले जाएं, उनका चेकअप कराएं। पॉल्यूशन अगर ज़्यादा है बाहर तो बच्चों को बाहर ना भेजें, घर के अंदर रहें। घर के जो खिड़की दरवाजे हैं वो प्रॉपरली सील होने चाहिए, लीकी होम नहीं होना चाहिए जहाँ चारों तरफ से बाहर की गंदी हवा आ रही है, पॉल्यूशन घर के अंदर आ रहा है। हो सके तो घर में एयर प्योरीफायर रखें, हेपा फिल्टर के साथ प्योरीफायर आते हैं जो घर के अंदर का एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। और इसके अलावा अगर आप बाहर जाते हैं, बहुत ही ज़रूरी है, तो N95 मास्क एडल्ट्स के लिए हैं, बच्चों के लिए भी N95 मास्क आते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये जो नवंबर दिसंबर का टाइम ऐसा है कि इसमें पूरी तरह हाइब्रिड क्लास की जगह बल्कि पूरी तरह से ऑनलाइन क्लासेस भी की जा सकती हैं, क्योंकि 2 महीने की पढ़ाई से बहुत ज़्यादा आई थिंक फर्क नहीं पड़ता है। जिसको पढ़ना है आजकल ऑनलाइन क्लासेस हैं। आजकल तो एआई है, माँ बाप भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनको अगर शेड्यूल मिल जाए तो घर में पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि घर में कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है, बच्चे बाहर ना निकलें। घर में एयर की क्वालिटी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है एयर प्योरीफायर से, घर के जो डोर्स हैं और खिड़कियां हैं उनको प्रॉपरली सील ऑफ करके। तो मेरा कहना है कि पूरी तरह से ऑनलाइन कर दें तो कोई नुकसान नहीं है, 2 मंथ की पढ़ाई को बाद में भी कवर किया जा सकता है। और वैसे भी बच्चे घर में भी पढ़ाई कर ही सकते हैं। हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट। हेल्थ रहेगा तो बाद में पढ़ाई भी हो जाएगी, कोर्स भी हो जाएगा। तो बहुत बड़ी समस्या है अपने देश की। वैसे तो AQI 50 से कम होना चाहिए। AQI देखा जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का इस समय ठंड के टाइम पे 350 से 400 को क्रॉस कर जाता है, जो कि सीवियर AQI होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इतने पॉल्यूटेड एयर में तो बच्चों को बाहर भेजना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बाहर जाते हैं तो बहुत केयरफुल रहें, मास्क लगा के जाएं। और स्कूल्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा इस तरह से, स्पेशली पोल्यूटेड सिटीज में जो स्कूल्स हैं वो इस तरह से बनाए जाएं कि उनके जो खिड़की दरवाजे हैं पूरी तरह से सील्ड हों, आउटर इन्वायरमेंट के लिए फिल्टर्स लगे हों। हालांकि हर जगह ये दे पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है अपनी कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री है। तो चूंकि रिसोर्सेज की कमी है तो हम इतना तो कंट्रोल कर ही सकते हैं कि अपने बच्चों को हो सके ज़्यादा से ज़्यादा घर में रखें, घर में ही उनको टीच करें। तो बेसिकली मेरा यही कहना है, हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ का ध्यान रखें। हेल्थ अच्छा रहेगा तो कोर्स पूरा हो ही जाएगा। बाकी बच्ची को और कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, या आप लोगों को कुछ अगर क्वेश्चन हो तो। जी, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी। और ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि हर साल जैसे आपने बताया कि लंग्स की प्रॉब्लम की वजह से, इस पॉल्यूशन की वजह से 6 लाख बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। दिस इज कॉज ऑफ कंसर्न कि हमें इस बारे में थोड़ा गहराई से सोचना पड़ेगा। अब मैं, जैसे आपने विद्यालय के बारे में बताया, तो मैं चलना चाहूंगी आदरणीय तरुणा कुंदीर जी की तरफ, जो कि हमारे साथ ग्रेटर कैलाश से जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, पुनः स्वागत है तरुणा जी। जैसे सर ने बताया ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, या फिर विद्यालय में किस प्रकार का वातावरण बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर होना चाहिए, क्या हम इसकी तरफ कुछ कर रहे हैं, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार की तरफ से कुछ इस तरह के नियम कायदे बने जिससे बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो और उनकी पढ़ाई भी चले। पढ़ाई को प्रायोरिटी पर रखकर स्वास्थ्य से खिलवाड़ तो नहीं की जा सकती। तो आप कृपया हमारा मार्गदर्शन करें कि विद्यालयों में आपके अनुसार किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए या चल रही है बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर इस प्रदूषण भरे माहौल में।
आदरणीय तरुणा जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी शेयर की है और डॉक्टर साहब का कहना बिल्कुल ठीक है कि जान है तो जहान है। हम स्वास्थ्य की उस पर बपौती पर हम शिक्षा को नहीं ले सकते हैं। अगर शिक्षा आवश्यक है लेकिन स्वास्थ्य पहले आवश्यक है। और जो बच्ची है उसने भी बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि जब हम भी स्कूल के लिए निकलते हैं तो कैब में बैठते हैं तो कैब का शीशा ऊपर कर देते हैं। हालांकि मौसम ठीक है, मौसम ठंडे होने की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ स्मॉग की वजह से। जो स्मॉग बाहर है और उसमें सांस लेना दूभर हो जाता है, आंखों में जलन होने लगती है, ये सब समस्याएं बड़ों के साथ भी होती हैं। तो बच्चों के लिए, जो कि सर ने बताया कि बच्चे जो हैं उनकी ब्रीदिंग क्षमता ज्यादा है और वो लंग उनके ज्यादा जल्दी इफेक्टिव होते हैं, तो बच्चों के लिए तो और भी हानिकारक है। स्कूलों में जहां तक बात की जाए तो सरकार ने अभी यहाँ कक्षा 5वीं तक के स्कूलों को तो बंद कर दिया है और ऑनलाइन शिक्षा की ही बात चल रही है। बड़ी क्लासेस के लिए हाइब्रिड मोड की बात होती है, लेकिन हाइब्रिड मोड में भी वही समस्या है कि पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि हम बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं भेजें, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि अगर बच्चा स्कूल जाएगा तभी वो पढ़ेगा और ऑनलाइन वो पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा घर पर, क्योंकि उसको देखने वाला घर पर कोई नहीं है। पेरेंट्स में से अगर पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं, कामकाजी हैं और वो चले गए अपने काम पर, पीछे से बच्चा उठा नहीं उठा समय पर, उसने क्लास ली या नहीं ली, ये एक चुनौती रहती है पेरेंट्स के लिए। तो शिक्षा में ऑनलाइन शिक्षा एक विकल्प तो है, लेकिन पूरी तरह से मैं कहूंगी कि हमारे लिए, अध्यापकों के लिए और छात्रों के लिए और अभिभावकों के लिए, सबके लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति ही रहती है। और जहां तक की बात है कि विद्यालयों ने कौन से कदम उठाए हैं, तो विद्यालय अपनी तरफ से, जैसा कि श्रुति ने बताया कि खिड़कियां बंद कर दी जाती हैं, फिर सफोकेशन होता है, बच्चों को सांस लेने में परेशानी होती है। ये समस्याएं तो दिल्ली में है ही, क्योंकि ठंड का मौसम है। आपने अगर एसी, आपका स्कूल है तो आपने एसी बंद कर दिए, आपने विंडोज बंद कर दी, तो विंडोज बंद करने से बच्चों को सफोकेशन होती है, पंखे में नहीं चल रहे हैं, खिड़कियां कम है, उसमें वैसे ही कम है क्योंकि एसी वाले स्कूल हैं। तो और अगर एसी वाले नहीं है, खिड़कियां हैं, तो खिड़कियां खोलने की स्थिति नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो स्थिति बहुत चिंताजनक है। एक्यूआई जो है वो, अभी मैं 2 न्यूज़पेपर्स को रिव्यू कर रही थी तो दोनों ने यही बताया है कि 500 से ऊपर जा रहा है, लगभग टच कर रहा है 500 को, जो कि बहुत ही बड़ा खतरा है बच्चों के लिए भी। और अब इसका विकल्प जो है वो, यही कहूंगी कि विकल्प तो हमारे पास है नहीं, बस हम शिक्षा और स्वास्थ्य में से एक को चुन सकते हैं कि जान है तो जहान है। और सरकार अपनी तरफ से कार्य कर रही है, जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं, लेकिन बड़ी कक्षाओं के लिए। अब जैसे मैं 9th और 10th पढ़ा रही हूँ, तो 9th 10th क्लास में और 12th क्लास में हमारे प्री बोर्ड शुरू हो गए, तो बच्चों के फरवरी में एग्जाम्स हैं बोर्ड के। अब बच्चों के अगर प्री बोर्ड नहीं होंगे उस स्तर पर, स्कूल स्तर पर, तो बच्चे ही हैं, चाहे छोटा बच्चा हो या चाहे बड़ी कक्षा का बच्चा हो। अगर उनके प्री बोर्ड्स हम कंडक्ट नहीं करते हैं तो वो भी हमारे लिए एक समस्या है, बच्चों के लिए एक समस्या है कि बच्चों की तैयारी उस तरह से नहीं हो पाएगी। तो समस्याएं तो हैं, लेकिन समाधान हमको मिलकर ही निकालना है। सरकार को इस विषय पर जरूर चिंतन करना चाहिए। और जैसा कि सर ने कहा कि 2 महीने हम ऑनलाइन क्लासेस कर दें, तो अगर ऑनलाइन क्लासेस 2 महीने की जाती हैं तो पाठ्यक्रम का कितना हर्जा होगा, मतलब क्योंकि पाठ्यक्रम उस तरह से हम खत्म तो कर लेते हैं ऑनलाइन, लेकिन बच्चे आते ही नहीं है, बच्चों की अटेंडेंस सफर करती है। तो वो चीजें, जब बच्चा अटेंड नहीं कर रहा, अब एआई से पेरेंट्स पढ़ा देंगे, लेकिन पेरेंट्स इसके लिए तैयार भी नहीं होते हैं। पेरेंट्स को भी लगता है कि जब हम स्कूल की फीस भर रहे हैं तो बच्चा हमारा, स्कूल वालों की जिम्मेदारी है उसका पाठ्यक्रम पूरा करवाना, और बिल्कुल है। तो ये सब चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। अब इन चुनौतियों के लिए समाधान सरकार और स्कूल मैनेजमेंट सबको मिलकर ही निकालना है। और मैं यही कहूंगी कि जैसा कि सर ने कहा कि बच्चे भी मास्क लगाकर जाएं, और साथ ही साथ विटामिन सी युक्त चीजों का
पेय पदार्थों का और फ्रूट्स आदि का सेवन करें, जिससे कि इम्यून सिस्टम उनका मजबूत रहे। जी तरुणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर जानकारी वास्तव में जो भी विद्यालय की शिक्षिकाएं हैं इस समय बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आगे आपके बच्चों के बोर्ड भी आने वाले हैं और जो सेशन के अंत में जो तैयारी हम लोगों की तरफ से चलती है, सैंपल पेपर पढ़ाए जाते हैं बच्चों को, उनके लेवल के अनुसार क्रीमी लेयर को अलग तरीके से तैयार किया जाता है, जो बच्चे नीचे वाले होते हैं उनको अलग तरीके से। तो यही समय होता है उन बच्चों के लिए पूर्ण रूप से तैयार होने का बोर्ड परीक्षाओं के लिए। और इस समय में हर वर्ष इस तरह का प्रदूषण वाला माहौल बनना वास्तव में बहुत ही दुखदाई है, बहुत कष्टकारी है, क्योंकि इस समय में अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए पढ़ाई पर फोकस करना बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज अपने आप में हो जाता है। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पूर्व मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी उन दर्शकों का जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ ऑनलाइन इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं संजय पोद्दार जी। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। कुमार सुरेश सागर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। और साथ ही वो कह रहे हैं कि अंधाधुंध विकास का परिणाम है ये प्रदूषण। वास्तव में उनकी बात बहुत हद तक सही है। प्रदीप गौतम जी जुड़े हैं, रेणु दबाज जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कार्यक्रम की सराहना कर रही हैं। और साथ में हमारे साथ उषा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, लगातार बनी हुई हैं। और इंफॉर्मेशन के लिए डॉक्टर त्रिपाठी का बहुत बहुत धन्यवाद वो दे रही हैं। और भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधा राय बोधवी जी हमारे साथ जुड़ी है, पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। विभा जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, दिनेश शौकीन जी हमारे साथ बने हुए हैं, उषा मिश्रा जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। और सब प्रश्न भी पूछ रहे हैं कि सरकार जब 5 किलो अनाज मुफ्त दे रही तो घर में से निकलना ही नहीं चाहिए, उनका ये कहना है, कुमार सुरेश सागर जी का। चलिए, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं कि हमने लॉकडाउन भी जब लगाया था तो उस समय भी घर से निकलना कुछ मामलों में विवशता हमारी थी। यही हम अगर अब कहें तो विवशता है, क्योंकि बच्चों के बोर्ड आ रहे और विद्यालय को बंद करना कुछ हद तक, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। वो बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर जो सलाह दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि ऑनलाइन कक्षाओं को स्वचालित करना चाहिए। दूसरी तरफ डॉक्टर माफ कीजिएगा, तरुणा जी जो कि शिक्षाविद है, उनका कहना है कि अगर कक्षाओं को बंद कर देंगे तो बच्चों की परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ेगा। तो बड़ी असमंजस वाली स्थिति इस समय बन जाती है। अब मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगी कि ये जो प्रदूषण है ये हमारे बच्चों के वाइटल ऑर्गन, क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं 18 वर्ष तक के, उनके जो ऑर्गन होते हैं उस समय सबसे ज्यादा ग्रो हो रहे होते हैं। जैसे हम एल्वियोलिस की आपने बात करी, लंग्स की आपने बात करी, फेफड़ों से जो कनेक्शन रहता है, तो पूरा का पूरा एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो एल्वियोलिस के अंदर होता है उस पर किस प्रकार से फर्क पड़ता है, या फिर किस प्रकार से हमारे वाइटल ऑर्गन और भी ऑर्गन हमारे इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस में या फिर सांस लेने की प्रक्रिया में, सारे बॉडी को अच्छे से चलाने की प्रक्रिया में साथ देते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी कि और अन्य वाइटल ऑर्गन्स पर ये प्रदूषण किस प्रकार इफेक्ट डालता है। और एक और साथ में प्रश्न मेरा रहेगा कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके ऊपर, उनके वॉम में पल रहे शिशु के ऊपर, उनके गर्भ में पल रहे बच्चों के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ता है, डॉक्टर साहब? जी, बेसिकली मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि बच्चे डेवलपिंग स्टेज में होते हैं, उनके लंग्स, ब्रेन, बॉडी के सारे ऑर्गन, स्पेशली इम्यूनिटी भी डेवलप हो रही होती है। तो जब ऐसे डेवलपिंग स्टेज जो कि अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं है, तो वहाँ पे बेसिकली ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, ये पॉल्यूटेंट्स जाके हर ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एयर जो है वो हम ब्रीथ करते हैं लंग्स के डीपेस्ट पार्ट में जाके। जो लंग का जो यूनिट है वो है एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई में भी एक मेम्ब्रेन होती है जहाँ से बेसिकली एयर का में जो ऑक्सीजन होती है वो ट्रांसफ्यूज होके हमारे वेसल्स में आती है, और वेसल्स से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाके पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो
एयर तो हमारे ब्लड में जाती ही जाती है, साथ में एयर के साथ जो पॉल्यूटेंट हैं, जो बेंजीन से बने हुए जो केमिकल पार्टिकल हैं, जो कि कार्सिनोजेनिक भी होते हैं, लंग कैंसर और शरीर के दूसरे कैंसर भी कराते हैं, तो वो सारे पार्टिकुलेट मैटर भी हमारे ब्लड में जाते हैं, साथ में वायरस और बैक्टीरिया भी अंदर जाते हैं। तो एक तो क्रोनिक डिसीज का खतरा रहता ही है। इवन जो लगातार बच्चे पोल्यूशन के एक्सपोजर में रहते हैं, तो लेटर ऑन उनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट की डिजीज होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। साथ में तो कुल मिला के अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो जो पोल्यूशन का जो इमीडिएट इफेक्ट है, जैसे अस्थमा है और निमोनिया है, और दूसरे जो इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ते हैं यानी इन्फेक्शन, और दूसरा क्रोनिक बेसिकली इफेक्ट। क्रोनिक इफेक्ट मतलब लगातार पोल्यूशन हो रहा है, उसके बाद लेटर ऑन उनको डिसीज डेवलप होती है, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, और इवन लेटर ऑन उनको लगातार एक्सपोजर से कैंसर का भी रिस्क रहता है। तो इस तरह से बच्चे इनिशियल फेज में तो अफेक्ट होते ही हैं, लेटर ऑन उनका जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसमें भी बाद की लाइफ भी उतनी अच्छी नहीं रहती है अगर वो लगातार पोल्यूशन के एक्सपोजर में रहते हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि पोल्यूशन से जितना हो सके बचें। ये स्पेशली नवंबर दिसंबर का जो पीरियड है, उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बच्चों के माँ बाप जो हैं उनको भी समझना होगा कि बेसिकली मैंने पहले भी बताया, पढ़ाई लिखाई तो हो जाएगी और घर में भी की जा सकती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी आप लोगों ने सुना होगा, दिमाग जो है वो प्लास्टिक होता है, यानी बेसिकली उसमें कितना भी उसको एक्सपांड किया जा सकता है ना। 6 महीने का कोर्स 2 महीने में भी किया जा सकता है, दिमाग इतना तेज होता है। तो वो सब चीज़ें ठीक है, पोल्यूशन से बचना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और अगर बचपन में पोल्यूशन का इतना ज़्यादा एक्सपोजर हो गया तो लेटर ऑन उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो एटलीस्ट 10वीं 11वीं तक तो बच्चों को थोड़ा सा इस टाइम पे पोल्यूशन से बचना चाहिए। और क्योंकि पोल्यूशन सिर्फ आपके लंग्स को ही इफेक्ट नहीं करता है, इवन देखा गया है कई स्टडीज में कि जहाँ बच्चे पोल्यूशन के एक्सपोजर में हैं उनका कहीं ना कहीं इरिटेबिलिटी रहती है, उसमें उनका फोकस उतना अच्छा नहीं बन पाता है, तो बेसिकली ब्रेन में भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इम्यूनिटी में क्या इम्पैक्ट है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसलिए पोल्यूशन से बचने के बहुत सारे उपाय हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक इंडोर में रहें, आउटडोर में ना जाएं। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 150 से भी ज़्यादा है तो भी ऐसा बोला जाता है कि बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस समय तो आप बता रहे हैं कि दिल्ली का AQI 500 को क्रॉस कर रहा है, तो अपन बिना मास्क के तो अगर बाहर जा रहे हैं तो बेसिकली अपने शरीर के अंदर बेसिकली पॉइजन डाल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है और डॉक्टर एक्सपोजर साहब से बचें। जी जी, कुछ खाने पीने की ऐसी चीजें अगर आप हमें बता सकें तो हमारे बच्चों की, हम सभी जी लोगों की, बिल्कुल। हमारे दर्शकों की थोड़ी मदद हो जाएगी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे गले में कुछ खराश है, हमने कोई जी टैबलेट खाया तो वो इरिटेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। तो क्या आप जी इस प्रकार के कुछ उपाय बता सकते हैं जिससे कि अस्थायी रूप से थोड़ा सा इन चीजों से बचा जा सके, जी, क्योंकि सबसे हम भी देख रहे इम्पोर्टेंट है। हैं कि जी 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 जी, बिल्कुल। बताइए डॉक्टर साहब। जी, बेसिकली हमारे बॉडी का 60% पार्ट वाटर से बना होता है, तो वाटर जी सबसे इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए। अगर प्रॉपर आप हाइड्रेटेड भी रहते हैं तो काफ़ी सारी समस्या तो दूर हो जाती है। डेली एटलीस्ट 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर बहुत ज़रूरी है। बच्चों को भी एटलीस्ट 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर डेली लेना चाहिए। गुनगुने पानी से, हल्दी नमक से डेली अगर आप गार्गल करते हैं तो जो आपके थ्रोट के इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। विटामिन सी युक्त भोजन ज़्यादा से ज़्यादा लें। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। विटामिन सी आपको मिल जाता है आंवले से, गुआवा से, और जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उससे आपको विटामिन सी मिल जाएगा। इसके अलावा जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, और इवन स्किन के डेवलपमेंट के लिए और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़रूरी हैं। वॉलनट्स में और फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल जाते हैं। कुछ कैप्सूल्स भी आती हैं, पर मेरे हिसाब से फूड में अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है।
इसी तरह से जिंक बहुत इम्पोर्टेंट है, लोगों को पता नहीं होता। जिंक पंपकिन सीड्स में मिल जाएगा, वो भी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बाकी इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ढेर सारे फ्रूट्स, मौसमी फल और हाइड्रेशन, साथ में जो सीड्स होते हैं सीड मिक्स आप ले सकते हैं, बेरी मिक्स आते हैं मार्केट में, बेरी मिक्स ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आपके बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। बेसिकली फूड में दो टाइप की चीज़ें होती हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम लोग बोलते हैं प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को। तो उसका बैलेंस प्रॉपर रहना ज़रूरी है। प्रोटीन्स बेसिकली जो हमारी इम्यूनिटी है, एंटीबॉडीज़ हैं, वो प्रोटीन से बने होते हैं। तो प्रोटीन की मात्रा एटलीस्ट 40% तो प्रोटीन हमें लेना ही अपने फूड का। प्रोटीन्स अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग्स ले सकते हैं, अगर वेजिटेरियन हैं तो आप मिल्क ले सकते हैं। साथ में हम बेसिकली दालें हैं, मिक्स दालें अगर आप लेते हैं तो उससे आपको सारे अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। अच्छे फैट्स लें, गुड फैट्स लें, बाहर के मार्केट के आइटम्स से बचें, फास्ट फूड से बचें। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी सारे बहुत ज़रूरी हैं। हमारे जो जितने भी फल, हरी सब्जियां हैं, अगर आप सारी बैलेंस मात्रा में लेते हैं, थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स, अखरोट, कुछ बेरी मिक्स ले लेते हैं, तो आपको सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, हाइड्रेशन मेंटेन करें, थोड़ा बहुत गार्गल करें, पोल्यूशन से बचें। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो पोल्यूशन के जो आपके बच्चों में जो खतरे हैं इम्यूनिटी से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड और ब्रेन से रिलेटेड, उससे उनको बचा पाएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो सभी अगर मौसमी फल लें, विटामिन सी रिच फूड लें, तो कुछ हद तक इन चीजों से बचा जा सकता है। वैसे ईश्वर ने हमें जो ये शरीर दिया है बहुत अच्छे से सुदृढ़ तरीके से बनाकर दिया है कि आपके नजल कैविटी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बाहर के बहुत सारे पार्टिकल्स को रोक लेती हैं लंग्स में जाने से। लेकिन फिर भी जब अति सर्वत्र वर्ज्यते, वो वाली बात है कि जब अति हो जाती है तो ये शरीर भी कितनी चीजों को रोक सकता है, वो वाली चीज है। जैसे एक समय के बाद कितनी भी आप फोर्स लगाई कुछ चीजों को, अगर भीड़ 100 लोगों की है उसको रोका जा सकता है, लेकिन 1 लाख लोगों की भीड़ को सेम फोर्स नहीं रोक सकती। वही हमारी शरीर है, प्रतिक्रिया देता है इरिटेशन के रूप में, सर्दी खांसी के रूप में। बस बचाव ही एक रास्ता है। अब मैं अपनी प्यारी बिटिया श्रुति के पास आना चाहूंगी और श्रुति से पूछना चाहूंगी कि बेटा क्लास में या विद्यालय में इस तरह का कुछ परिचर्चा अध्यापिका आपके या टीचर या प्रिंसिपल या बाहर के लोग आकर आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं क्या? कुछ बताते, कोई चर्चा चलती है आपके विद्यालय में? श्रुति। यस मैम, एक्चुअली हमारे स्कूल में हमेशा जब भी कोई असेंबली टाइप होती है तो हमें हमेशा पॉल्यूशन के बारे में बताया जाता है कि पॉल्यूशन कितना बढ़ रहा है, कि उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, कि अस्थमा के बारे में भी हमें बताया जाता है कि बहुत से लोगों को अस्थमा हो जाता है। ये भी बताया जाता है कि सर्दियों के टाइम पे ही क्यों पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि जो वेदर का जो मॉइस्चर हो जाता है, वेदर मॉइस्चर ले लेता है, जिसकी वजह से जो गाड़ियों में से, व्हीकल्स में से जो पॉल्यूशन निकलता है वो ऊपर जाने के बजाय वह नीचे ही ऐसे ही नीचे ही मंडराता रहता है। हमें पॉल्यूशन के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है कि हमें मास्क पहनना चाहिए, घर के अंदर रहना चाहिए। वो ऑनलाइन क्लासेस की तो हमें व्यवस्था दे रखी है, पर ये है कि अटेंडेंस प्रॉपर नहीं लग पाती, तो इसकी वजह से हम नहीं कर पाते हैं। हमारे में स्कूल में अभी तक 5th तक प्रॉपर हॉलीडेज नहीं दिए हैं, मतलब कंपल्सरी दिया है, आना है तो आओ, नहीं आना है तो यू कैन टेक अ लीव अगर आपकी तबीयत खराब है चीज के बारे में। चलिए, बहुत अच्छा है। विद्यालय परिवार इस बारे में सोच रहा है, प्रबंधन इस बारे में सोच रहा है बच्चों की सेहत के साथ। तो कोई बाउंडेशन उन्होंने नहीं लगा रखी कि आपको विद्यालय आना ही आना है। अच्छी चीज है ये। विद्यालय की ओर से इस पहल की सराहना की जानी चाहिए। अब मैं डॉक्टर तरुणा कुंदीर जी की तरफ आना चाहूंगी और मैम आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या जागरूकता की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण है जो ये बीमारियां बढ़ रही हैं, या पेरेंट्स भी अपने बच्चों को बस विद्यालय भेज देना चाहते हैं?
रादर देन कि वो प्रिकॉशंस लें या बच्चों को घर में सेफ एनवायरनमेंट में रखें, क्या ऐसा कुछ आपको फील होता है कि जानकारी की कमी भी इसका बहुत बड़ा कारण है? आदरणीय तरुणा जी। जी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जानकारी की कमी है, क्योंकि आजकल जानकारी तो सोशल मीडिया में हर तरह से उपलब्ध है। और हो सकता है कुछ कामकाजी पेरेंट्स जो हैं उनके पास समय ना हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपने बच्चों की हेल्थ के साथ कोई भी मतलब लापरवाही करता होगा। तो जो मेन वजह है वो तो देखिए पॉल्यूशन है, जो जिसका समाधान किसी के हाथ में है नहीं। और सर्दी के मौसम में, जैसा कि बिटिया ने कहा कि सर्दी के मौसम में ये समस्या और बढ़ जाती है। तो मेरे ख्याल से जो जागरूकता इस स्तर पर भी होनी चाहिए कि पॉल्यूशन कैसे कम किया जाए। बड़े लोग भी पॉल्यूशन कैसे कम कर सकते हैं, हम वाहनों का प्रयोग कम कर सकते हैं, इस तरह से हम पॉल्यूशन को कम करने में थोड़ा सा अपना योगदान दे सकते हैं। और वाहनों का प्रयोग करने के लिए वही है कि फिर हाइब्रिड मोड से जो ऑफिस वगैरह हैं वो शुरू किए जाएं, जिससे कि अगर हाइब्रिड मोड से ऑफिस शुरू किए जाएंगे तो मुझे लगता है कि शायद जो अभिभावक हैं उनके सामने जो ये चुनौती होती है कि बच्चों को घर में कैसे बिठाएं, हमें तो ऑफिस जाना है, तो वो समस्या भी, उसका भी समाधान हमें मिल जाएगा। और गवर्नमेंट ने, सरकार ने अपनी तरफ से जो स्कूल की आउटडोर एक्टिविटीज हैं वो तो बंद कर ही दी हैं। हमारी सारी जो गेम्स पीरियड्स हैं और असेंबलीज वगैरह हैं वो बंद हैं। स्कूल अपने स्तर पर बच्चों को पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देता है। समय समय पर ऐसे क्लब्स हैं, ऐसी क्लासेस हैं, ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं, ऐसे कार्यक्रम आयोजित की जाते हैं, कार्यशालाएं आयोजित की जाती है, जिनमें बच्चों को जानकारी दी जाती है। अब जागरूकता की बात जहां तक की जाए कि जैसा कि मेन वजह हमने कहा कि पराली है, तो जो आसपास के, जो दिल्ली के आसपास के राज्य हैं उनमें ये जागरूकता लानी बहुत जरूरी होगी मुझे लगता है। और सरकार को या तो उसके लिए कोई निश्चित कोई और समय हो या और कोई समाधान या प्रबंध किया जाए जहां पर जाकर वो लोग पराली जलाएं, जिससे कि उसका प्रभाव दिल्ली जैसे शहरों में ना पड़े। मैं अपनी एक रचना आपके सामने रखना चाहूंगी, मुझे लगता है आपको इससे जवाब मिल जाएगा, अगर आप इजाजत दे तो। हाँ, माफ कीजिए, मैं बताना भूली कि हाँ, आदरणीय तरुणा जी बहुत अच्छी साहित्यकारा हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं और बहुत अच्छी रचनाएं भी लिखती हैं। बहुत बहुत स्वागत है तरुणा जी, मेरे दिमाग से निकल गया, माफ कीजिएगा मुझे जी आपके नहीं, कोई बात इंट्रोडक्शन नहीं, के समय। लेकिन जी मुझे जी लगता है कि मेरी रचना में इसका जवाब अवश्य मिलेगा आपको। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल, बहुत रचना बहुत का स्वागत। शीर्षक है, जी, रचना का शीर्षक है बुरा जो देखन मैं चला। हवा दूषित हुई, जल दूषित हुआ, हवा दूषित हुई, जल दूषित हुआ, धरती कंक्रीट, प्लास्टिक का कहर, जहर हर शहर। धरती कंक्रीट, प्लास्टिक का कहर, जहर हर शहर, मानव ने जिसे छुआ। कमी सरकार की, दोष इसका, उसके सर मड़ा। कमी सरकार की, दोष इसका, उसके सर मड़ा। अपने घर से फेंका सड़कों पर कूड़ा, गाड़ियां कई छोड़ती धुआं, बजते हॉर्न, भागती सड़कें, प्रदूषण मानो एक बददुआ। संकट में जीवन, संकट में जीवन, दूषित पर्यावरण, घटते जंगल, बेघर जीव जंतु, तापमान का पारा ज्यों ज्यों चढ़ा, पिघलते ग्लेशियर, पिघलते ग्लेशियर, ग्लोबल वार्मिंग, विश्व गैस चैम्बर बना। खोट किसमें, दोष किसका, कमी कहाँ, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला। तो जागरूकता की बहुत बात है, खूब, तो बहुत खूब। जागरूकता है लोगों के पास, लेकिन मुझे लगता है कि उसको आचरण में नहीं लाया जाता है। बहुत तो बहुत मुझे सुंदर लगता है रचना थी। आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रश्न का उत्तर भी दिया और हमें बता दिया कि आप कितनी बेहतर रचनाएँ लिखती हैं, किस लेवल के आपकी रचनाएँ हो सकती हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर रचना आपने बोली। हमारे साथ कुछ और नए लोग जुड़े, उनका स्वागत करना चाहूंगी। राहुल कुमार देशवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर निधि मिश्रा जी जुड़ी हैं, बाकी लोग लगातार बने हुए हैं, पुष्पलता तनेजा जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, एडवोकेट रितिका ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है रितिका जी आपका।
मोनिका कुमार जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विनीता साहनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और सब कार्यक्रम की बहुत सराहना कर रहे हैं। तो तरुणा जी ने जैसा कहा, बहुत अच्छी उन्होंने कविता के माध्यम से बात कही। जानकारी है, परंतु सरकार भी अपनी तरफ से कदम बढ़ा रही है। बहुत सारे कारण होने के साथ साथ में मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है और आप सब लोग भी इससे सहमत होंगे कि पर्यावरण के साथ जो छेड़छाड़, जो ओवर कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड्स का, बिल्डिंग्स का, पेड़ों को काट काट कर जिस स्तर पर पेड़ काटे जाते हैं उस लेवल तक, हालांकि सरकार ने काफी योजनाएं शुरू की, एक पेड़ माँ के नाम उन्हीं में से एक है, लेकिन हर चीज के लिए सरकार को भी दोष नहीं किया जा सकता। आप में से, हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस तरह की जो भी सरकार योजना बनाती है उन पर कोई ध्यान हम लोग नहीं देते हैं, बस सारी उम्मीदें सरकार से ही रखते हैं। तो ये भी थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर ही ये भाव होना चाहिए, स्व का भाव होना चाहिए कि मेरा भला किस प्रकार होगा। एक पेड़ लगाने से अगर मेरा भला, मेरे परिवार का भला हो रहा है, तो मैं क्यों ना वो पेड़ लगाऊं। तो ये जागरूकता की आवश्यकता मुझे लगता है बहुत आवश्यक है। दूसरी तरफ ये जो कंस्ट्रक्शन का है, तरक्की देश की हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य, कहीं ना कहीं पर्यावरण पीछे छूटा जा रहा है। इसमें बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। और बहुत से लोग, आपने देखा होगा कि जब घर बनाते हैं तो बहुत से लोग आगे काफी सारा एरिया पेड़ पौधों के लिए छोड़ देते हैं। वो भी एक रास्ता है, उनका अपना तरीका है पर्यावरण को थोड़ा सा संतुलन में रखने का। लेकिन बहुत से लोग पूरा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो ये हमारा मानना है कि पर्यावरण के संतुलन की भी बहुत आवश्यकता है। अगर हम चाहते हैं हमारे नौनिहाल, हमारा जो भविष्य है, ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, हम सबका भविष्य है, हमारे परिवार का भविष्य है, और अगर यही इस तरह की लंग्स की बीमारियों से जूझते रहेंगे या फिर इनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम ही थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, तो बच्चों के भविष्य के साथ देश का भविष्य भी थोड़ा सा खतरे में आ सकता है। तो इसको देखते हुए ईश्वर करे कि ये समस्या अपने आप, स्मोक की समस्या अपने आप खत्म हो जाए, क्योंकि कहते हैं अगर बारिश हो जाती है तो काफी हद तक ये पॉल्यूशन का जो स्तर है वो घटने के काफी चांसेस रहते हैं। सो अब मैं अपनी बिटिया श्रुति से पूछना चाहूंगी, अगर श्रुति के पास कोई भी प्रश्न है, कोई भी जिज्ञासा है, तो आप हमसे पूछ सकती हैं श्रुति, फिर हम आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। बेटा पूछिए, डॉक्टर साहब से या मैम से, तरुणा जी से कोई आपका प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो बेटा। डॉक्टर त्रिपाठी डीएम सर, एक्चुअली मुझे ये वो है डाउट कि मतलब अगर लोग कहते हैं कि स्मोकिंग बहुत ज़्यादा वो होती है, मतलब पॉल्यूशन करती है। हाँ, वो पॉल्यूशन करती है, लेकिन वो लंग्स को भी इफेक्ट करती है। तो वो लंग्स को क्या इफेक्ट करती है, और कहते हैं उससे कलर चेंज होता है। तो मेरे को एक बार इस चीज़ का डाउट है कि रियल में लंग्स का कलर चेंज होता है पॉल्यूशन की वजह से। जी, आप बहुत स्मोकिंग सुंदर प्रश्न पूछा पर्टिकुलर है श्रुति ने डॉक्टर साहब। बहुत बाल मन ने बड़ा बाल सुलभ और बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा है। ये जिज्ञासा सभी बच्चों के मन में रहती है, हालांकि बड़े होते होते जब वो बायोलॉजी के चैप्टर पढ़ते हैं तो उनको क्लियर हो जाती है ये चीज। डॉक्टर जी साहब कृपया समाधान कीजिए बच्चे की समस्या का। जी बिल्कुल। लंग्स में आप स्मोकिंग का इफेक्ट जानना चाह रहे हो या पोल्यूशन का इफेक्ट जानना चाह रहे हो, या दोनों? बोथ। बोथ, ओके। देखिए, लंग्स जो है ना वो स्लाइटली पिंकिश ब्राउन कलर के होते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कि पोल्यूशन जब लंग्स के एल्वियोलाई तक पहुंचता है तो वहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम फैगोसाइट बोलते हैं। फैगोसाइट ऐसे सेल्स होते हैं जो कि पोल्यूशन के जो पार्टिकल हैं उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं, जिससे कि उस पार्टिकल का इफेक्ट हमारी बॉडी में ना पड़े। वो फैगोसाइट्स भी, उनकी भी एक लिमिटेशन है। जब लगातार पोल्यूशन डालते जाओगे अपने बॉडी के अंदर तो वो जो है सैचुरेट हो जाते हैं, फैगोसाइट्स भी सैचुरेट हो जाते हैं। हालांकि धीरे धीरे उनके नंबर्स बढ़ते हैं, पर वो लेटर ऑन वो उतना एक्ट नहीं कर पाते, और उसके बाद पोल्यूशन जो है वो आपके एल्वियोलाई को, जो एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन जहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में जाते हैं, ठीक है, तो उन सबको अफेक्ट करता है। जो मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, मेम्ब्रेन खराब हो जाती है जिससे ऑक्सीजनेशन नहीं होता है, और ये सारे के सारे पोल्यूटेंट्स जो है लंग्स में डिपॉजिट होते जाते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं, और समय के साथ उसका कलर भी चेंज होता जाता है। धीरे धीरे उसका कलर डार्क
होता जाता है। इवन जो क्रोनिक स्मोकर होते हैं उनके जो लंग्स हैं धीरे धीरे ब्लैकिश कलर में जाते जाते हैं। तो आपने देखा होगा मूवीज के पहले दिखाते हैं कि स्मोकिंग के बाद कैसे लंग्स दिखते हैं, तो वाकई में लंग्स का कलर चेंज होता है। जो नॉर्मल कलर होता है उससे धीरे धीरे वो डार्कर होता जाता है, हार्ड होता जाता है। पहले लंग्स सॉफ्ट होते हैं क्योंकि उसमें नॉर्मल टिश्यू होता है, नॉर्मल मेम्ब्रेन होती है। लेटर ऑन उस मेम्ब्रेन में धीरे धीरे डिपोजिशन होता है, क्योंकि लगातार उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, वो रिएक्ट करता है पोल्यूशन के लिए, और वो रिएक्शन होते होते ना वो धीरे धीरे हार्डन होता जाता है, जिससे वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता है। इंसान को ब्रेथलेसनेस होती है, सांस नहीं ले पाता है बराबर से, परमानेंट चेंज आ जाता है। इवन अगर उस इंसान को फिर नॉर्मल एयर भी दी जाए ना तो उसको भी वो ब्रीथ नहीं कर पाएगा, या फिर पोल्यूशन फ्री सिटी में डाल दिया जाए ऐसे इंसान को जिसके लंग्स खराब हो गए हैं, तो उसमें भी वो नॉर्मल ब्रीथ नहीं कर पाएगा। तो पोल्यूशन शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालते हैं। शुरू में ही मैंने बताया शॉर्ट टर्म में तो घातक है ही, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी बहुत ज़्यादा अपने लंग्स को, हार्ट को और दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट करता है। डॉक्टर साहब, इसको हम शायद ऐसे समझा सकते हैं कि जैसे एक पेपर है, बहुत सॉफ्ट है, इजीली मुड़ रहा है, जी, और उसके ऊपर हम पेंट की एक परत चढ़ा दे तो थोड़ा हार्ड हो बिल्कुल जाएगा, और दो बिल्कुल। तीन लेयर अगर उसकी चढ़ाते ही जाएं तो बच्ची के हिसाब से आई थिंक बच्ची को समझ आ गया होगा जी कि वो बिल्कुल। जो स्मोकिंग करने से जो बेटा लेयर चढ़ जाती है उसकी वजह से वो हार्ड हो जाता है, और फ्लेक्सिबिलिटी कम होने की वजह से एयर का जो हमारा ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड का आदान प्रदान होता है वो बाधित होता है। तो जी डॉक्टर साहब ने आपकी बिल्कुल। समस्या का समाधान कर दिया होगा। श्रुति बेटा, क्या आप तरुणा मैम से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहोगे? श्रुति, नो नो, उनसे तो कोई प्रश्न नहीं है मुझे। उनसे तो कोई क्वेश्चन, क्योंकि वो तो मैडम है। चलिए, आज श्रुति ने हमारा बहुत अच्छे से साथ दिया, और जो भी बच्चे हमें देख रहे होंगे शायद उनके मन में जो सवाल आया होगा, शायद बच्ची ने अपने माध्यम से उनकी जिज्ञासा को शांत करने का बहुत अच्छा कार्य किया है। अब डॉक्टर साहब से एक प्रश्न और पूछना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, हमने जी बात की कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर तो ये इफेक्ट डालता ही है, लंग्स को जी भी वीक करता है, एरिया ऑफ जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसका एरिया भी थोड़ा सा कंजेशन की वजह से, कहते हैं कि जमाव की वजह से वो जो एसपीएम होते हैं वो जम जाते हैं, जी जिसकी वजह जी से हमें ब्रीथ करने में कठिनाई महसूस होती है। तो ये जी। हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम को किस प्रकार क्या रप्चरिंग का कारण भी हो सकता है? क्या उस पर भी ये एडवर्स इफेक्ट डालता है? कृपया मार्गदर्शन करें डॉक्टर सुनील कुमार त्रिपाठी जी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आपका क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। जी। मैं ब्रेन की बात कर रही थी डॉक्टर ओके साहब, कि क्या ओके ये ब्रेन की फंक्शनिंग पर भी इस जैसे हमारे ओके। रेस्पिरेटरी सिस्टम से जी बिल्कुल। मतलब उस पर भी कुछ फर्क पड़ता है क्या? जी बिल्कुल। बेसिकली तो पोल्यूशन का इम्पैक्ट पूरे बॉडी में पड़ता है, क्योंकि जो टॉक्सिन है बेसिकली क्या होता है, पोल्यूशन पोल्यूटेड एयर अपने साथ नॉर्मल ऑक्सीजन तो लाती है, साथ में जो डिफरेंट उसके पार्ट हैं जो पोल्यूटेंट हैं, जैसे मीथेन है, और दूसरी इसी तरह से बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो उसके साथ आते जी हैं। बाकी पार्टिकुलेट्स जो 2.5 माइक्रोमीटर से कम के हैं, वो सारे टॉक्सिक पार्टिकुलेट मैटर हमारे लंग्स को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंच के हर ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं। तो कुछ हद तक तो सारे ऑर्गन अफेक्ट होते हैं। ब्रेन भी उससे अफेक्ट होता है, हालांकि ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो मोस्ट ऑफ द केमिकल को ब्रेन तक पहुंचने नहीं देता है। फिर भी इनिशियल फेजेस में जब ग्रोइंग फेज होती है तो ब्लड ब्रेन बैरियर उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं होता है। कुछ हद तक कुछ कुछ केमिकल ब्रेन में हमारे पहुंच जाते हैं और ब्रेन की फंक्शंस को डिटेरियोरेट करते हैं। जी हालांकि डायरेक्टली अगर उतना इम्पैक्ट नहीं है तो इनडायरेक्टली जरूर इम्पैक्ट आता है। जैसे पोल्यूशन की वजह से लगातार क्या होता है कि हमारे हार्ट की वेसल्स हैं वो धीरे धीरे टफ होती जाती हैं। नॉर्मल उसका रिजिलियंस नहीं रहता है, सॉफ्ट नहीं रहती, धीरे धीरे टफ होते हैं, जिससे इंसान को बाद में ब्लड प्रेशर होता है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो है वो ब्रेन को इम्पैक्ट डाल सकता है, इवन ब्रेन की वेसल्स रप्चर कर सकती हैं, ब्रेन हेमरेज का खतरा रहता है। तो ये हो गया उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट।
तो इस तरह से ब्रेन का जो आपने बोला कि कोऑर्डिनेशन और ब्रेन की जो थिंकिंग पैटर्न भी चेंज होता है, इरिटेबिलिटी जी होती है, जो कि मैंने पहले ही बताया, फोकस चला जाता है पॉल्यूशन की वजह से। और देखा गया है कि कुछ हद तक आईक्यू में भी इम्पैक्ट डालता है पॉल्यूशन, जी जी। तो ब्रेन में तो इम्पैक्ट डालता ही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी साझा की, हमारे दर्शकों को अवश्य ही इससे फायदा मिलेगा। अब तरुणा पुंडीर जी से जानना चाहूंगी, एक बार ये डॉक्टर साहब से भी पूछ सकते हैं हम इस प्रश्न को, लेकिन तरुणा जी से पूछना चाहूंगी। तरुणा जी को थोड़ा परेशान करना चाहूंगी इस विषय में कि जैसे हम बात कर रहे हैं अभी कि पॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा है, उसमें ऑनलाइन क्लासेस अगर हम चलाते हैं और दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि मोबाइल ज्यादा देखने से बच्चों के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम पर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, तो इसमें बैलेंस बनाने के लिए तरुणा जी आप क्या सलाह देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? और ये मुझे लगता उसके है श्रुति बेटा भी पूछना चाह रही थी ये प्रश्न, बहुत एक्साइटेड दिख रही थी मुझे, बहुत प्यारी बच्ची, बहुत प्यारे प्रश्न पूछ रही है, बहुत एक्टिव हो बेटा, गॉड ब्लेस यू। जी तरुणा जी। जी देखिए, बात ये है, मतलब मैं कहूं कि अगर निष्कर्ष कहें तो संतुलन, अति हर चीज की अति सर्वत्र वर्जते, आपने भी कहा कि अति हर चीज की बुरी होती है, और संतुलन का रास्ता अपनाकर हम समस्या का समाधान ले सकते हैं। हम अगर कक्षा में हम बच्चों को 5 पीरियड्स, जो हमारे 5 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, वो हम पढ़ाते हैं, तो हम 5 घंटे का उनको स्क्रीन टाइम ना देकर 3 घंटे और 1-1 घंटे के अंतराल के बाद उनकी 3 घंटे की क्लासेस हो, या आधे-आधे घंटे के अंतराल के बाद उनका जो ऑनलाइन शेड्यूल बनाया जाए, टाइम टेबल बनाया जाए, वो इस तरह से बनाया जाए कि ऑनलाइन क्लास हो रही है, एक कक्षा हुई, उसके बाद 15-20 मिनट का अंतराल या रेस्ट बच्चे को दिया जाए, और 5 सब्जेक्ट्स ना पढ़ाकर दिन में उनको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएँ। तो अगर हम इस तरह से शेड्यूल बना लेते हैं, तो वो जो स्क्रीन टाइम वाली समस्या है वो सॉल्व हो सकती है। कोरोना में भी ऐसा ही लगभग मुझे लगता है कि किया गया था, काफ़ी जी जी स्कूल्स ने बिल्कुल बिल्कुल। यही रास्ता जी अपनाया था। जी। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद तरुणा जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न का उत्तर, बहुत ही संतुलित उत्तर आपने दिया, और मैं आशा करती हूँ डॉक्टर साहब भी पूरी तरह सहमत होंगे कि बैलेंस जी, बनाना मजबूरी भी है और सॉल्यूशन भी है। दूसरी तरफ जी, अगर हम जैसे मैम ने बताया तरुणा जी ने कि एक एक घंटे की क्लासेस, और श्रुति बेटा समझ गई है कि गैप देना है बेटा, उस बीच में हमें मोबाइल नहीं देखना है। दूसरी तरफ पेरेंट्स को भी यही हमारी सलाह रहेगी कि जिस जो हम अध्यापिकाओं की तरफ से तो मान लीजिए एक एक घंटे की जो कक्षाएं उनके बीच में गैप दिया जा रहा है, अब यहाँ जो हमारे अभिभावक है उनकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो थोड़ा बच्चों की तरफ ध्यान दें कि बच्चा हमारा बिना बात ही तो मोबाइल में नहीं लगा हुआ कक्षाओं का नाम लेकर, क्योंकि कई बार क्या होता है कक्षा खत्म होने के बाद भी बच्चे रील्स देखना शुरू कर देते हैं, बच्चे व्हाट्सएप पे चैटिंग शुरू कर देते हैं, अरे यार मैम ने अच्छा नहीं पढ़ाया ये। तो स्क्रीन टाइम विद्यालय की तरफ से तो कम दिया गया है, लेकिन बच्चे उसको अपने आप ही बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी भूमिका अभिभावकों की भी बढ़ जाती है। हम सभी को मिलकर इन होनहार बच्चों को, नौनिहालों को मार्ग प्रदत्त करना पड़ेगा। आज के जो भी चर्चा परिचर्चा हमने की उससे यही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि समाधान तो देखिए कोई स्थायी समाधान अभी नहीं है हमारे पास, सिर्फ हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं इसके बारे में, हम सावधानियां बरत सकते हैं इसके बारे में। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी साझा की कि अपने खान पान पर और जो जितना भी हम पानी का कंटेंट ले रहे हैं उसको बढ़ाकर, विटामिन सी लेकर, ओमेगा 3 लेकर अपने शरीर के जो भी इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। श्रुति ने भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे, मैम ने भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। आज हिंदी साहित्य संस्थान का ये 201वां एपिसोड था, एक बार फिर से मैं बता दूं, और हमारा जो आज का विषय था, इस विषय पर कि सांस लेना हुआ मुहाल, बच्चे कैसे बने नौनिहाल पर हमने बहुत सुंदर परिचर्चा की। बहुत सारे दर्शकों ने हमारा उत्साहवर्धन किया। श्रुति के लिए भी बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है बच्ची का, बहुत अच्छे प्रश्न पूछती है, बहुत चंचल है, और बहुत अच्छी, सब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं बेटा। डॉक्टर साहब से के लिए भी धन्यवाद दे रहे हैं सभी दर्शक
कि आपने बहुत अच्छी जानकारी साझा की। डॉक्टर जी, साहब के लिए मैं भी बहुत-बहुत थोड़ा धन्यवाद। जी डॉक्टर थोड़ा साहब, सा इंटरप्ट बिल्कुल, करना बिल्कुल। चाहता हूँ। मैं जी, जी, बेसिकली जी। पॉल्यूशन पे तो काफ़ी बातें हो गई। थोड़ा-सा ऑनलाइन क्लासेस जो बच्चे ले रहे हैं उनको 2-4 पॉइंट बताना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सर, स्वागत। जी, बिल्कुल। एक्चुअली में आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है और बच्चों का जो नेक पोस्चर है वो बहुत ज़्यादा ऐसे करके देखते हैं जो कि जनरली एक्सटेंडेड होना चाहिए। हाँ तो जी, कुछ हमको ऐसा बनता उनके जा रहा है जी, जेनेटिकली। बिल्कुल। तो जी, सर्वाइकल जी। स्पॉन्डिलोसिस की समस्या इतनी ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो रही है, बचपन में तो समझ नहीं आता, लेकिन लगातार होते-होते 8 10वीं, 11वीं, 12वीं तक आते हैं तो उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो रखा होता है। तो नेक का पोस्चर का ध्यान रखें, नेक शुड बी एक्सटेंडेड, ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से अपना लैपटॉप या टैबलेट रखें कि जिससे आपका नेक जो है पोस्चर सही रहे। नंबर 2, जो ड्राई आई की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है जी, बच्चों जी, में, बिल्कुल। क्योंकि आजकल बच्चे स्टार्टिंग से ही ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो ड्राई आई बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसके लिए आपको हर 20-20 मिनट के बाद आपको ब्रेक लेना है, आइज़ को रेस्ट देना है, हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। ऑनलाइन क्लासेस लंबी-लंबी हो जाती हैं, आप लोग पानी पीना भूल जाते हो, तो वाटर बॉटल रखो टेबल पे, पानी जो है वो सिप करते रहो। मैंने बताया कि 60% बॉडी का पार्ट वाटर से बना होता है। तो बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, नेक पोस्चर अच्छा रखें, जो ड्राई आई से बचें। ये कुछ 2-3 पॉइंट हैं जो बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी तो नहीं समझ में आ रहा, बाद में ड्राई आई बहुत परेशान करता है। उसके बाद जी, आई जी, जी। ड्रॉप डालने के अलावा कुछ रास्ता बचता नहीं है। जी। जी, जी, जी। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। आपने समाधान के तौर पर बहुत अच्छी बातें बताई कि वास्तव में कम उम्र में आजकल सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हमारी युवा पीढ़ी को हो रही है और कहीं न जी। कहीं इसका कारण यही है कि लॉकडाउन के दौरान भी बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ जिस तरीके से बढ़ा है, तो इन बीमारियों का एक जगह बैठे-बैठे गर्दन को एक ही पोस्चर में रखे-रखे इस जी। तरह की परेशानियाँ हो सकती हैं। तो बीच-बीच में ब्रेक लेते रहें, हाइड्रेटेड भी रहें और गर्दन का मूवमेंट बरकरार रखें, बनाए रखें। जी, बिल्कुल। कुछ एक्सरसाइज भी ऑनलाइन लोगों ने डाली हुई है, बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज़ हैं कि आप ये एक्सरसाइज अगर करते हैं 1 मिनट का ब्रेक लेकर, तो भी आपको इस तरह की समस्याओं से निजात मिल सकती है। मौसमी फल खाते रहें और ड्राई आई की समस्या ना हो, उसके लिए भी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी सलाह दी है। हाइड्रेटेड रहिए, हाइड्रेटेड रहने से शरीर की 80% समस्याओं का समाधान स्वतः ही निकल आता है। तो बहुत अच्छी आपने जानकारी साझा की और हमारा जो उद्देश्य था जैसे कि हम बिल्कुल अच्छे-अच्छे विषय लेकर आते हैं, जो हमारा आज का उद्देश्य था, इस कार्यक्रम को रखने का, इस विषय को रखने का, मुझे लगता है हमें उसमें काफ़ी हद तक सफल हुए हैं और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूँगी हिंदी साहित्य संस्थान का कि वो इस तरह के मंच से, अपने ऑनलाइन मंच से इस तरह के सुंदर विषय लेकर आता है, हर बार लेकर आता है। विभा जी का बहुत-बहुत आभार और बहुत प्रबुद्ध लोगों को जोड़ पाती हैं विभा जी। जैसे डॉक्टर साहब ने अपना बहुत समय कीमती समय हमें दिया और 1 जी, घंटा देना धन्यवाद। डॉक्टर साहब के लिए बहुत, बहुत ज़्यादा हम आपका हृदय दिल से आभार व्यक्त करते हैं डॉक्टर साहब। जी, थैंक हमारी करुणा कुंडीर जी जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं, आपने भी बहुत अपना कीमती समय हमें दिया क्योंकि जी, जी करुणा जी कुछ कहना चाहते हैं आप? बोलिए। जी हाँ, मैं वही कहना चाहती हूँ समापन कथन के रूप में कि हमें शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। जो जागरूकता की बात थी कि अगर हम अपने घर से शुरुआत करते हैं, तो समाधान किसी भी चीज़ का कठिन नहीं है। लेकिन हम सिर्फ़ परिचर्चाएँ करें और एक-दूसरे पर दोषारोपण और सरकार की तरफ देखें हर चीज़ के लिए, तो वो मुझे लगता है कि गलत होगा। हम बिल्कुल। विद्यालयों में इतना अधिक शिक्षित करते हैं बच्चों को पर्यावरण संरक्षण को लेकर, जी, लेकिन जी। और बच्चे भी मुझे लगता है अपने माता-पिता तक ये बातें पहुँचाते हैं, लेकिन माता-पिता उन्हें आचरण में नहीं लाते हैं, तो वहाँ पर समस्या मुझे दिखाई देती है। हमें आचरण में भी उसको लाना चाहिए। जैसे स्क्रीन टाइम की ही बात है, तो स्क्रीन टाइम पर चेक रखना माता-पिता की ज़िम्मेदारी भी है। जी, जी। बच्चे बच्चे जो हैं वो माता-पिता को भ्रमित करते हैं कि हमें काम मिला है स्कूल से या हमें अपना ऑनलाइन होमवर्क पूरा करना है। तो आजकल क्या हो गया है कि बच्चों को होमवर्क पूरा करने के लिए वेबसाइट से आंसर देखने पड़ रहे हैं और बच्चे ने विद्यालयों में शिक्षिकाओं को सुनना बंद कर दिया है। वो कहते हैं हम तो ऑनलाइन जाकर इसका आंसर देख लेंगे, मैम क्यों पढ़ा रही हैं हमें। तो ये जो बच्चों का स्वभाव या सोच बनती जा रही है, उसके लिए माता-पिता को थोड़ा-सा जागरूक होना अब बहुत आवश्यक है और अलर्ट रहना बहुत आवश्यक है।
जी, बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। ये समापन का जो वक्तव्य था बहुत ही सुंदर था। मैंने भी इंक्लूड किया इस चीज़ को कि अभिभावक का बहुत बड़ा रोल, क्रूशियल रोल इस समय में हो जाता है, अगर ऑनलाइन कक्षाएँ चलती हैं तो। तो जी हम आशा करते हैं कि बच्चों को इस चर्चा से फ़ायदा मिला होगा और बिल्कुल ठीक बात तरुणा जी ने बोली कि हम स्वयं से ही शुरुआत इसकी करें रादर देन चर्चा करें, गुस्सा निकालें सरकार के ऊपर, किसी और के ऊपर। हम समस्या का समाधान घर से शुरू करें कि किस प्रकार इस तरह की समस्याओं का समाधान हम निकाल सकते हैं या बच्चों को किस तरह से हम भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं कि उनको आगे आने वाले समय में इस तरह की समस्याओं से जूझना ना पड़े। बहुत-बहुत अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। प्यारी श्रुति का बहुत-बहुत धन्यवाद। श्रुति हमारे साथ जुड़ी उन्होंने बच्चों का पक्ष बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से रखा। बहुत-बहुत धन्यवाद श्रुति बेटा आपका। और हमारे साथ रीवा से डॉक्टर सुनील कुमार त्रिपाठी जी ने बहुत कीमती समय दिया, उनका भी हृदय तल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी पूरी टीम की ओर से, जी, पूरे पटल धन्यवाद। की ओर से। आदरणीय तरुणा कुंडीर जी जो कि एक लेखिका भी हैं, कवित्री भी हैं और शिक्षाविद भी हैं, बहुत गुणी हैं। उनका भी बहुत हृदय तल से मैं आभार व्यक्त करूँगी कि तरुणा जी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। शिक्षिका की ओर से भी और अभिभावक की ओर से भी सब हर पहलू को उन्होंने छुआ। आशा करती हूँ आज जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े, कुछ ना कुछ फ़ायदा उनको मिला होगा। कम से कम चर्चा करके इस विषय पर आपस में एक-दूसरे को सहयोग करके कि भई आप ये चीज़ करिए, ये मत करिए, उससे भी बहुत क्योंकि वार्तालाप बहुत बड़ा सॉल्यूशन होता है। उससे भी हमें फ़ायदा मिलता है। तो मैं यह आशा करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम से सभी को लाभ पहुँचे और आज का हमारा ये 201वां एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं हम। सभी दर्शकों का बहुत हृदय तल से आभार। आप सभी का और हृदय तल से और आभार। जी, विभा जी को बहुत-बहुत विभा बधाई। उनके इस पटल का आज 201वां जो है ये एपिसोड है और आपका संचालन बहुत उत्कृष्ट और विभा जी को बहुत आभार कि उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया और डॉक्टर साहब के जो विचार हैं वो सुनने को मिले। प्यारी बिटिया के बारे में भी आज पता लगा कितना बच्चे आजकल के अवेयर हैं, जागरूक हैं अपनी चीज़ों को लेकर। बहुत-बहुत जी, आभार। जी। बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का।